चुनाव आते ही ओपिनियन पोल की बाढ़ आ जाती है। तरह तरह के ओपिनियन होते हैं, परसेंटेज कहीं बताया जाता है, कहीं सीट बताई जाती है, यहाँ तक बता दिया जाता है कि किस पार्टी की लहर चल रही है, कौन सीएम बनेंगे, किस पार्टी की सरकार बनेगी। उसी तरह से ओपिनियन पोल के विपक्ष में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो किसी पार्टी की तरह काम कर रही हैं, वो किसी पार्टी के फेवर में अपना पोल दिखा रही हैं। तमाम पार्टी के लोग ओपिनियन पोल की आलोचना करते हैं और जब उनके पक्ष में होता है ओपिनियन पोल तो वो उसके विरोध में बात करते हैं। मेरे साथ लंबे समय तक मीडिया में काम करने वाले मीडिया विजिल के संपादक हैं, जो खासकर मीडिया पर बारीक नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, तीखी नज़र रखते हैं और हर वो खबर जो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करता है उसका विश्लेषण करते हैं अपने आप से। और पंकज श्रीवास्तव लगातार मीडिया पर नज़र रखते हैं। मीडिया विजिल उनकी वेबसाइट है जिस पर लगातार आपको तमाम तरह की ऐसी खबरें मिलेंगी जो मीडिया से जुड़ी हुई हैं कि मीडिया कहाँ बैलेंस है, कहाँ पक्षपात कर रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो इनसे बात करना काफ़ी लाजमी हो जाता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ जिस तरह से ओपिनियन पोल आ रहे हैं, अब तो एनडीए सरकार जो एनडीए है जो एनडीए है और जो बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में, उसकी क्या स्थिति है, उस पर भी सर्वे आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ओपिनियन पोल है वो किस तरह से मतदाताओं को, जो ओपिनियन पोल है वो किस तरह से वोटरों को प्रभावित करता है, किस तरह से ओपिनियन पोल किए जाते हैं और उसका क्या राजनीतिक और उसका जो जो कैलकुलेशन है उसकी क्या साइंटिफिक रिसर्च होते हैं। सर, क्या लगता है कि ओपिनियन पोल को यह कहकर खारिज कर दिया जा सकता है कि ये किसी के पक्ष में लहर बनाने के लिए होता है? शंभू भाई, पहले तो नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और इस ज़रूरी काम को आप लोग जो कर रहे हैं उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात यह है कि जो सर्वेज हैं उनका जो इतिहास है, सर्वे पूरी दुनिया में होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सर्वे होना चाहिए। लेकिन सर्वे की जो पूरी मेथोडोलॉजी है और जो भारत में उसका जिस तरह से प्रयोग हुआ है वो बहुत गंभीर सवाल उठाता है। जैसे मैं बताऊं कि अभी चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं और इस देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस, एक तरह से अगर कहा जाए प्रतिष्ठित, जो टीवी टुडे ग्रुप है, उसने एक सर्वे अभी 2-3 दिन पहले दिखाया जिसमें कहा कि 360 सीटें अगर आज चुनाव हो एनडीए को मिलेगी। अब ये बात, अच्छा, उनका जो सैंपल सर्वे है उसमें 12,143 मेरा ख्याल है इतने ही लोग हैं, 19 राज्यों में उन्होंने किया है। अब इसका मतलब है कि जो लगातार पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, या नोटबंदी से जितनी बेरोजगारी नौकरियां जा रही हैं, या 100 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, इस सब का कोई असर नहीं है देश में और मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ गई, ये बताने की कोशिश हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम 1 मिनट के लिए मान लें कि ये सर्वे सही है और ये नतीजे भी सही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। एनडीए को अगर 360 सीटें मिलती है तो इसका मतलब 5 राज्य नहीं तो 4 में तो बननी ही चाहिए और 5वें में भी थोड़ा बहुत रुक जाए तो रुक जाए। इसलिए मुझे लगता है कि अतीत अगर आप देखें तो ऐसे सर्वे लगातार गलत होते रहे हैं और वो गलत आमतौर पर बीजेपी के पक्ष में होते रहे। जैसे पिछला जो चुनाव था दिल्ली में विधानसभा का चुनाव, उसमें आप देखिए तो मैं एबीपी पे एक सर्वे देख रहा था जिसमें उन्होंने बीजेपी को 46 सीट दी थी जबकि उसे 3 सीट मिली और 18 सीट मेरा ख्याल है इनको दी थी आम आदमी पार्टी को, जिसे 67 सीट मिली। तो 3 और 46 की गलती नहीं होती, ये नियत का सवाल है। 46 अगर आप दे रहे हैं और किसी को 40 मिले तो मैं सोच सकता हूँ कि 2-4 इधर उधर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 3 और 46 का फर्क है तो इसका मतलब भारत का जो मीडिया है उसकी जो सामाजिक संरचना है और उसका जो राजनीतिक गठजोड़ है, खासतौर पर कॉरपोरेट पूंजी के साथ, वो कहीं ना कहीं इन सर्वेज में झलकता है। तो क्या लगता है आपको कि जो सर्वे होता है उसमें जो सैंपल सर्वे है उसमें हो सकता है कि एक ही तरह के लोगों से बात की जा रही हो, किसी समर्थक विशेष से की जा रही हो, ये हो सकता है, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सत्ता के साथ गठजोड़ ही हैं? नहीं, पहली बात तो सर्वे कोई करता क्यों है? अगर बार बार आप गलत हो रहे हैं, और ये साबित हुआ है इतने दिनों में कि सर्वे की कोई वैज्ञानिक पद्धति भारत में सफल इसलिए नहीं हो रही कि भारत एक एक बहुत विविधता वाला मुल्क है। यहाँ पे धार्मिक तो छोड़िए, जाति और उपजाति में जिस तरह का समाज बटा हुआ है और उसमें उनकी बड़ी राजनीतिक पसंद और नापसंद भी है।
और उसका उसका सीधा संबंध यह है कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव का जो गठजोड़ था कांग्रेस का, वो आसानी से चुनाव जीता, बहुत आसानी से जीता। लेकिन अगर आप टीवी देख रहे होते, सर्वे देख रहे होते, तो सब उनसे हरा रहे थे। क्या ये संयोग है? इसका मतलब है कि जो लोग वो चला रहे हैं, जो चैनल जहाँ से चल रहा है, जो लोग सर्वे कर रहे हैं, उनके मन की ये इच्छा भी है और वो ऐसे ही लोगों से फॉर्म भराते हैं। मैं चूंकि टीवी में रहा हूँ लंबे समय तक और मैंने ऐसे सर्वे करने वालों को देखा है। कुछ बेरोजगार लड़कों को जब दिया जाता है कि जाओ सर्वे कर लाओ, तो वो किस तरह से पान की दुकान या चाय की दुकान पे बैठ के फॉर्म भरते हैं। लेकिन मैं मान लूँ कि अगर सब कुछ सही भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिजल्ट वैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब है कि आप, अच्छा दूसरा क्या है, मैं अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक, जिनको हम कहते हैं कि दुनिया में जो जिंदा दार्शनिक हैं, वो सबसे ज़्यादा उनमें प्रमुख मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, नॉम चॉम्स्की। उन्होंने बहुत पहले एक सिद्धांत दिया है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी सहमति विनिर्माण। तो ये जो किसी नेता के पक्ष में, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में, किसी नीतियों के पक्ष में एक सहमति समाज में बनाने का उद्यम है, खासतौर पर कॉरपोरेट मीडिया के द्वारा। आप ये बताइए, क्या आपने कभी सर्वे देखा कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अभी हमारे मानवाधिकार आयोग ने इस बात को माना है कि 16 आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस ने रेप किया। क्या कोई सर्वे करने वाले वहाँ गए कि आदिवासी समाज क्या सोचता है सरकार के बारे में? कभी बेरोजगारी को लेकर कोई सर्वे हुआ? सोशल कंटेंट एक विषय है। मैं अभी बात कर रहा था कि मीडिया का जो सर्वे होता है, आप खुद लंबे समय तक मीडिया में काम करते रहे, क्या लगता है कि जानबूझकर मैनिपुलेशन करने की कोशिश होती है या किसी पार्टी विशेष को किसी भी तरीके के लाभ के लिए एडवांटेज में दिखाने की जानबूझकर कोशिश की जाती है? देखिए, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो भी राजनीतिक दल हैं और जो इस समय पॉलिटिकल ये खासतौर पर न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत क्लियर है उनके रिश्ते। हमें बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है उनके सवाल पूछने के ढंग और लगातार इस तरह के सर्विस, क्योंकि अगर बीजेपी के पक्ष में लगातार गलत सर्वे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कोई डिज़ाइन है। और अगर सोचिए ये सर्वे नहीं आए होते और वो सही सही बात पहले बताई गई होती, तो बीजेपी और कितना पीछे जाती। आप लगातार बताते हैं कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, और फिर रिजल्ट आता। यानी आप चुनाव प्रचार क्या होता है, पहले आपने एक सर्वे लिया, उसका नतीजा बताया कि भाई बीजेपी आगे चल रही है, उसके बाद उसी नतीजे पर चैनलों में रात दिन बहस हो रही है, अखबारों में वही सब लिखा जा रहा है। तो जो आम आदमी है, जो जिसके कोई राय बनी नहीं है, कई बार वो उससे प्रभावित होता है। इसलिए ये चुनाव प्रचार का ही एक हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। दूसरी बात, जब सवाल पूछते हैं लोग, जो संपादक हैं, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ विविधता नहीं है। हमारे पूरे मीडिया में कहा जाए तो आमतौर पर शहरी सवर्णों का वर्चस्व है, और उनका कहीं ना कहीं जो पूरा सोच है, मैं नहीं कहता कि हर बार जानबूझ के ही करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपके लिए कुछ चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। सवाल क्या पूछते हैं आप, इससे तय होता है। जैसे अगर आप लोगों से पूछिए जाके कि भाई 100 लोग नोटबंदी में मर गए तो ये कितना बड़ा नुकसान हुआ, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हुआ। लेकिन आप पलट के सवाल ऐसे करते हैं कि भाई मोदी जी कह रहे हैं कि काला बाजार, काला धन पे इस पे रोक लगेगी, आपको क्या लगता है? तो लोग कहेंगे हाँ मोदी जी कह रहे हैं तो हो सकता है रोक लग जाए। तो सवाल बनाने का भी तरीका क्या है और किस तरीके से किस सवाल को आप प्रमुखता देंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट आते हैं वो बार बार संदेह इस बात को जाहिर करते हैं, और उसमें पैसा लगता है। सर्वे कराना कोई मुफ्त का काम नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं? बार बार नतीजा बताने की जल्दी क्या है? चुनाव में क्यों हम चाहते हैं कि 2 दिन पहले हमें नतीजा पता चल जाए? क्यों जनता को लोग नतीजा बताना चाहते हैं? इस नतीजे बताने के पीछे एक पूरा उद्योग है, जिसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, जिसके सामाजिक निहितार्थ हैं, और उसके आर्थिक मसले तो हैं ही। तो जिस तरह से आपने सर्वे की बात कही, न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी की बात कही, क्या लग रहा है आपको कि जो ये जो सर्वे होता है, तो उसमें जैसे अमेरिका में सर्वे हुआ, वहाँ और सबने दिखाया ट्रंप हार रहे हैं, ट्रंप जीत गए, तो इसके उलट जो जनता पर जो प्रभाव है, अमेरिका की जनता पर तो नहीं पड़ा, क्योंकि वो दिखा रहे थे कि ट्रंप हार रहे हैं, ट्रंप जीत गए। आप कह रहे हैं भारत में सर्वे होता है लेकिन नतीजे रिजल्ट आते हैं, तो जो लोग पैसा लगाते होंगे, पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई हो, जब सर्वे के उलट ही नतीजे आ रहे हैं तो भी फिर क्यों इतना वो क्यों भरोसा करते कि मीडिया के माध्यम से मुझे फायदा होगा? नहीं, मैं पहली बात, आप
आपने जब ट्रंप की बात की तो आप देखिए अमेरिका में पॉपुलर वोट हिलरी को ज़्यादा मिले हैं। ये हो सकता है कि 2-4% वोट इधर उधर हो जाए। मैंने कहा 3 और 67 का फर्क कैसे होता है। मैं ये नहीं कहता, और दुनिया में कोई सर्वे करने वाला ये नहीं कह सकता कि 100% वही रिजल्ट आएगा, तो क्योंकि तब तो चुनाव की ज़रूरत नहीं रहेगी। सवाल ये है, और सर्वे में गलत हो सकता है क्योंकि बदलता रहता है कई बार। सवाल यह है कि आपकी जो मेथोडोलॉजी है सर्वे करने की, क्या उसमें समाज के सभी वर्गों को आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? क्या मान लीजिए आबादी के अनुपात के हिसाब से अगर देखें तो क्या कितने लोगों के पास आप जाते हैं? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 20% करीब, बल्कि ज़्यादा ही 20% के आसपास दलित हैं और इसी के आसपास मुस्लिम्स हैं। तो क्या आपके सर्वे में ये अनुपात है? अगर ये नहीं है, ये आपने अहम सवाल बताया। अगर कोई चैनल, मान लीजिए नेशनल दस्तक, अगर सिर्फ दलित समाज और मुस्लिम समाज के पास जाके सर्वे करे तो पूरा नतीजा उलट जाएगा। बिल्कुल उलट जाएगा। आप जाइए दलितों के पास, मुसलमानों के पास, आपको कभी बीजेपी नहीं जीतती दिखेगी। ये तो समाज की हकीकत है। तो इसका जाति वाइज सर्वे किया जाए, सैंपल सर्वे में डाला जाए, तो हो सकता है कि बैलेंस सर्वे आए। चैनलों को सोचना चाहिए। आप बहुत बड़ा सर एक साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं कि कास्ट वाइज अगर सर्वे किया जाए तो हो सकता है कि चीजें बैलेंस हो। नहीं, मैं कास्ट वाइज सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उन्हीं सवालों को लेकर जाइए, लेकिन ये देखिए कि क्या आबादी जिस तरह से है, आपके सर्वेक्षण में जो लोग हैं, मान लीजिए आप 20 लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें मुसलमान कितने हैं, उसमें दलित कितने? और सर यही हुई ना, भारत में कास्ट और रिलीजन दो बड़े फैक्टर तो हैं। आप अगर सर्वे करें उसमें अगर आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो कास्ट के आधार पर और रिलीजन के आधार पर लोगों को शामिल करना होगा। आप मेरे और आपके कहने में थोड़ा सा फर्क है। आप कह रहे हैं कि कास्ट का सर्वे किया जाए, यानी कल ये बताया जाए कि दलित, और वो होता है, एक तरह से होता है, हम अभी भी देखते हैं तो उसमें कहा जाता है दलितों के बीच इनकी ज़्यादा पैठ है। मैं कह रहा हूं कि आप सर्वे का ही जो प्रश्न है, और केवल उन लोगों तक मामला नहीं, उनके मुद्दे भी, जैसे दलितों के इस समय यूजीसी के आरक्षण का सवाल जेएनयू से उठा हुआ है कि वो वाइवा का सवाल, सॉरी, जिसमें कहा जा रहा है, लेकिन क्या हमारे सर्वे में कहीं ये लोगों से पूछा जा रहा है, दलित नौजवानों से या पिछड़े नौजवानों से, कि वाइवा में मोदी सरकार ने अगर पूरे तरीके से वाइवा पर आधारित कर दिया है पीएचडी, तो ये कितना, इससे आप क्या सहमत हैं असहमत? ये कहीं नहीं है, जबकि ये देश के करोड़ों नौजवानों का ये सवाल हो सकता है। आप सालों तक न्यूज रूम में रहे हैं, तो न्यूज़ जो सवाल होते होंगे, जो सर्वे में सवाल होते हैं, उसमें तो पूछा जाता है कि किसको, पार्टी को आप वोट दे रहे हैं। इस आधार पर सर्वे होता है, आपका फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है, या मुख्यमंत्री में आप किसको प्रेफर कर रहे हैं। तो ये एक दो जो सवाल होते होंगे, अगर इसको भी, इस पर भी अगर हो, तो क्या लगता है कि अगर ये सर्वे फेल हो रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपको ही लगती है कि उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, जो जिनका सर्वे किया जा रहा है? डाइवर्सिटी एक सवाल है, लेकिन डाइवर्सिटी के पीछे नीयत है। सवाल है कि आपकी नीयत ही खराब है। मेरा मानना है कि इस समय का जो मीडिया है वो कॉरपोरेट मीडिया है, और कॉरपोरेट मीडिया कुछ खास राजनीतिक दलों के साथ, विचारधारा के साथ, सीधे सीधे कहा जाए कि यहाँ की जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं उनके साथ नत्थी है, और वो मोदी में एक ऐसी संभावना देख रहा है कि जो एक ताकतवर आदमी है जो कि उनके अनुरूप फैसले लेगा, और इसलिए वो जो मीडिया है वो पूरी तरीके से उनके पक्ष में काम कर रहा है। तो कॉर्पोरेट मीडिया का जब हम कॉर्पोरेट मीडिया कहते हैं तो हम एक न्यूट्रल आज़ाद मीडिया की संभावनाएं नकार देते हैं, और मुझे लगता है कि भारत में अब इस समय निष्पक्ष मीडिया की बात करना एक भ्रम है। लेकिन सर अगर रिजल्ट के लिहाज से देखें तो सर्वे गलत होते रहे हैं भारत में, पैसे लगते रहे हैं, मीडिया हाउसेस के भी पैसे लगते हैं, जो सर्वे से प्रभावित करना चाहते हैं उनके भी लगते हैं, नतीजा आ नहीं रहा है। विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट हाउसेस, जो मीडिया कॉर्पोरेट हाउस है, कॉर्पोरेट मीडिया हाउस है, उनकी अपनी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम हो रही है इन सर्वे की वजह से। देखिए, आपके पास विकल्प नहीं है। सर्वे और विश्वसनीयता, इसका तो मसला तब हो जब आपके पास ऐसे विकल्प हो। इस समय जो मीडिया है देश में, जिनको मुख्यधारा के बड़े मीडिया हाउसेस कहते हैं, वो सारे एक ही तरह के लोगों के पास। इस देश में मुकेश अंबानी का जो रिलायंस ग्रुप है वो इस देश के 60-70% मीडिया पे काबिज है। टीवी चैनल्स आप उठा के लीजिए, यहाँ तक ईटीवी जैसा नेटवर्क जो आधे से ज़्यादा भारत में जिसका प्रभाव रहा है, वो पूरा उन्होंने एक झटके में खरीद लिया। तो अच्छा, जहाँ उनका पैसा, जहाँ वो मालिक नहीं है, वहाँ वो विज्ञापन इतना देते हैं कि अगर उनका इशारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो करोड़ों का नुकसान होता है। तो कोई मीडिया हाउस उनसे पंगा नहीं लेना। संपादकों और जो पत्रकार की जो अपनी विश्वसनीयता है वो इस वजह से कहीं खतरे में है।
संपादक तो खत्म हो चुके हैं, संपादकों की मौत बहुत पहले हो चुकी है। इस देश में अब कम से कम मुख्य धारा के मीडिया हाउसेस में संपादक नहीं बचे हैं, ना उनकी जगह बची है, ना संपादक नाम की कोई संस्था है। और मेरा मानना है कि उनको ये आज़ादी भी नहीं है कि वो बन सकें, बल्कि संपादक बनने की आज सबसे बड़ी शर्त है गुलामी। वो स्वतंत्र चेता लोग अब संपादक नहीं है। आपको एक निश्चित विचारधारा, एक निश्चित आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण मानते हुए, सही मानते हुए काम करना है। और अचानक एक दिन मान लीजिए आएगा फरमान कि भाई चलो 20 लोगों को निकालो, तो पहले जो संपादक होते वो खुद इस्तीफा दे के चले जाते। अब संपादक कम मैनेजर हैं, संपादक कम है, वो मैनेजर ज़्यादा है, और उन्हें अपने ग्रुप, अपने कॉरपोरेट हाउस, अपनी कंपनी के हिसाब से खबरों की दुनिया को मैनेज करना होता है और जनता के बीच एक सहमति उन विषयों को उठाना होता है जो उनके हक में है। कि आप अखबार उठा के देख लीजिए, टीवी उठा के देख लीजिए, एक खास तरह की जीवन शैली है जिसमें आपको उपभोक्ता बनाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है कि आप ये नहीं खाएंगे तो आप बेकार हैं, आप ये नहीं पहनेंगे तो आप बेकार हैं। तो जो भी आम मध्यवर्गीय आदमी है वो पहले कुछ पाता है तो बाजार दौड़ता है और उस तरह बनने की कोशिश करता है। जैसे सर, अगर अकाउंटेबिलिटी तय की जाए अगर मीडिया हाउसेस की या संपादक की, जो एग्जिट पोल करते हैं या ओपिनियन पोल करते हैं, कि सही नहीं हो तो ये खतरा तो है, क्योंकि लगातार सर्वे ओपिनियन पोल निगेटिव हो रहे हैं, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे डिफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर लोग सवाल अब उठाने भी लगे। सोशल साइट्स का ज़माना है, आप मीडिया विजिल पर लगातार लिख रहे हैं, तो विश्वसनीयता तो एक खतरा है कि ओपिनियन पोल करके आप अपनी विश्वसनीयता गंवा रहे हैं और हर कोई आप पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि सबके पास अब मीडिया का रिच है। नहीं, मेरा ये कहना है, मैंने जो कहा विश्वसनीयता की बात अब है ही नहीं, वो प्रश्न ही नहीं है। आप आज तक से हटाएंगे तो आप एबीपी जाएंगे, आप इंडिया टीवी जाएंगे, आप जाएंगे, आप जी न्यूज़ जाएंगे, आप IBN 7 जाएंगे। तो जिन्हें मुख्य धारा का वो कहते हैं, अभी एक बड़े दिलचस्प मामला देखिए, चुनाव के जस्ट कुछ दिन पहले एक सारी खबरें ज़्यादातर टीवी चैनल्स और अखबारों ने धूमधाम से चलाई कि दुबई में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब आप कहीं भी कोई भी अखबार पढ़ते, कोई भी टीवी देखते, शायद एक दो अपवाद हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, नाम मैं इस समय नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं याद है, लेकिन ज़्यादातर मोर देन 95% ये हुआ। इसका सोर्स क्या था? अगर इतनी बड़ी कार्रवाई होती, अच्छा उसमें ये बार बार बताया गया कि देखिए मोदी जी ने कहा था, सिर्फ यही नहीं कि कार्रवाई हुई, मोदी जी ने कहा था। अब यही नहीं, मोदी जी ने क्या कहा था वो क्लिप भी चल रही थी कि मोदी जी ने कहा कि मतलब दाऊद पे कार्रवाई होगी चुनाव के पहले। यानी साबित ये किया जा रहा था कि इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा महाबली मिला है जिसने एकदम दुबई में घुस के और दाऊद की संपत्तियों को जब्त करा दिया। सच्चाई क्या है? वो खबर पूरी तरह से गलत है, वहाँ की सरकार ने इनकार कर दिया। यहाँ भी किसी विदेश मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने कोई ऐसी बयान नहीं दिया। किसी अंतर्राष्ट्रीय संवाद एजेंसी ने, रॉयटर हो या कोई हो, उसने इस खबर को जारी नहीं किया। तो ये खबर आई कहां से? इस खबर का सोर्स क्या बताया जाता है कि बीजेपी ने एक ट्वीट किया चुनाव के पहले। आप जब दाऊद पर मोदी जी महाबली ने कार्रवाई की, इसकी धूम मचाते हैं, तो आप जनता के बीच एक संदेश दे रहे हैं। और अगर सचमुच हुआ होता तो इस संदेश का फिर भी एक मतलब था कि भाई ठीक है, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो झूठी खबर है। अभी कुछ दिन पहले सुहासिनी हैदर ने हिंदू में बाकायदा इस पे लिखा, कैसे ये खबर गलत। तो आप झूठ का ढोल बजा रहे हैं। अगर आप सच का ढोल बजाते, वो किसी के पक्ष में है क्या? अगर फैक्ट्स आर सैक्रेड, ये एक बात है, कमेंट इज फ्री बट फैक्ट्स आर सैक्रेड। पत्रकार किसी भी विचारधारा से आप हो, किसी भी जाति के हो, किसी के धर्म के हो, तथ्यों से बड़ा कोई भी पवित्र नहीं होता। क्या लग रहा है किस तरह का असर पड़ता होगा? आप चूंकि लंबे समय से आपने ओपिनियन पोल देखा है, किस तरह का असर पड़ता होगा वोटर पर? कुछ असर पड़ता भी है? क्योंकि अगर बहुत असर तो नहीं पड़ता दिख रहा, आप खुद कह रहे हैं कि सारे ओपिनियन पोल गलत साबित हो जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोशिशें हैं, अगर ये कोशिशें ना हो तो ज्यादा बेहतर स्थिति हो। जो खास तौर पर मान लीजिए बीजेपी का कोई समर्थक है तो इन खबरों से वो आक्रामक होता है। मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूं। मैं दुकानदार के पास गया, नोटबंदी चल रही थी, ये दाऊद वाली खबर आ चुकी थी, और मैंने कहा यार लगता है कि वो उसके पास फुटकर नहीं थे, वो उदास निराश था। मैंने कहा कि नोटबंदी से लगता है नुकसान हो गया, मोदी जी गड़बड़ कर दिए। वो नाराज़ हो गया, उसने कहा कल ही अभी जो है वो दुबई में कार्रवाई होगी, आपको कुछ पता है?
तो आप सवाल है कि समाज में एक बड़े वर्ग को उन्माद में झूठी खबरों के जरिए भर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि अगर खबर सही है तो नहीं करिए, खबर सही होनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि 100% सर्वे गलत होते हैं। कई बार सर्वे सच के करीब होते हैं, कई बार सच भी हो जाते हैं। असल सवाल यह है कि लेकिन इस सर्वे का या चुनावी सर्वे का जो पूरा तंत्र है उसका इस्तेमाल दरअसल चुनाव प्रचार के ही रूप में हो रहा है। चुनाव आप एक वोटर हैं अगर, और पत्रकार भी रहे हैं, सर्वे को आपको अगर आप सिर्फ वोटर हैं तो किस तरह लेते? मैं अगर सिर्फ वोटर होता तो मैं सर्वे को बिल्कुल मतलब मेरे लिए सर्वे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो लगता वोट देना चाहिए। और एक समस्या ये भी है हमारे समाज में कि हम अब उसको वोट नहीं देते जिसको हम चाहते हैं, हम उसको वोट देते हैं जिसको हम किसी आदमी को हराने के लिए देते हैं। मतलब फलाना न जीते इसलिए इनको हम वोट दे रहे हैं। तो इस समाज की एक स्थिति है, एक बड़ी टर्मोइल, एक बड़ा विवाद, एक बड़ा बहस। और शायद हमारा समाज, भारतीय समाज 21वीं सदी के 17वें वर्ष में जितने बीच बहस है उतना इतिहास में कभी नहीं रहा। मतलब पहले भी बहसें होती थी, शास्त्रार्थ की परंपरा थी, लेकिन शास्त्रार्थ करने का अधिकार सबको नहीं था। मंच सस्ता था, 2 विद्वान लोग बैठ जाते थे। आज समाज की बहस में उसमें सोशल मीडिया का भी रोल है, बहुत नीचे तक हर आदमी शामिल है, जिसके पास मोबाइल है वो उस बहस में शामिल है। और एक विराट शोर है इस समय। अगर आप जैसे ही फेसबुक खोलते हैं, ट्विटर खोलते हैं, तो आपको चौ 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 लगता है कि देश में मतलब रात दिन बहस हो रही है। ये एक लिहाज से अच्छा भी है। अब दिक्कत क्या है कि उसमें अब ज्ञान का स्रोत व्हाट्सएप हो गया है। अब दुबई में कार्रवाई हुई, ये चल गया, व्हाट्सएप पे चलता चला जा रहा है। अब खंडन हो गया, लेकिन ये बात भी लोगों को नहीं पता है कैसे खंडन हुआ। आपको लगता है कि ओपिनियन पोल की वजह से मुद्दे जो हैं उस पर लोग ज़्यादा, वोटर जो है, चाहे वो रोजी रोटी का मामला हो, पढ़ाई लिखाई का मामला हो, उससे ध्यान डाइवर्ट होता है और उनको लगता है कि चलो फलाना पार्टी के बारे में लहर चल रही है तो बाकी चीज़ों को इग्नोर देखिए, हमारे समाज की जो स्थिति है आज़ादी के इतने साल बाद, बड़े तादाद में लोग अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं। हमारे देश में 1% लोगों के पास 58% संसाधन है, यानी इतनी असमानता है। 57 लोगों के पास पूरा समझिए देश ही है इस समय। तो हताश निराश लोग हैं, उसमें उन्हें लगता है कि यार ये इस खेल में चलो हम जीत जाएं। हर समय तो हार रहे हैं, एक जीतने वाले पे दांव लगा दें। तो जीतने वाले के प्रति जुड़ाव बनना, चलो कहीं नहीं, हर जगह हार रहे, चुनाव में ही जीत जाते हैं, फलाना जीत रहा हो, लहर है या जो है, ठीक है। सवाल है कि मुद्दे और उस पर बहस हो, उस पर कायदे से मतलब जाना जाए कि वोटर के जीवन का मतलब पत्रकारिता का या मीडिया का तो काम ये भी है कि वो बताए कि उन लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। हमको तो नहीं लगता कि अगर क्रूड ऑयल पहले महंगा था और पेट्रोल सस्ता था, आज क्रूड ऑयल सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, ये मीडिया के लिए कोई विषय नहीं। इस पर वो क्यों नहीं जनता को शिक्षित कर सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है और किन नीतियों की वजह से हो रहा है। तो सवाल यह है कि उन मुद्दों को आप, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उस पर समाज में बहस ही नहीं होने देते। एक आखिरी सवाल सर कि अगर अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउस मीडिया हो या संपादक हो, तो कुछ सुधार की गुंजाइश दिखती है या फिर ऐसे ही चुनावी गठजोड़ में एक पार्टी बनती रहेगी मीडिया? देखिए, अकाउंटेबिलिटी आप कैसे तय करोगे? मुझे तो पार्टी बनने में कोई एतराज़ नहीं है। अगर मीडिया ये कह दे कि हम फला पार्टी के साथ हैं, ऐलानिया उसकी नीतियों के साथ, इसमें कोई बेईमानी नहीं। विदेशों में ऐसा होता है। आप कहिए कि भाई फला बीजेपी की ये नीतियाँ ठीक हैं और हमें लगता है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, और हम संपादकीय हमारा जो वो है वो बीजेपी के पक्ष में है। खबर हम सबकी देंगे। दुनिया में यही रिवाज है कि खबरों के साथ समझौता नहीं होता, तथ्यों के साथ समझौता नहीं होता, लेकिन उनका पार्टी वो समर्थन करते हैं, खुल के करते हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। हमारे यहाँ जो भी करते छुप के करते हैं और पाठकों को पता नहीं होता, दर्शकों को पता नहीं होता। आप बता दीजिए कि हम रजत शर्मा हैं, हम एबीवीपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और मोदी जी को हम चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री बने। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप उनको वोट दीजिए, इसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। लेकिन खबरों के साथ आप दाऊद जैसी खबर मत चलाइए, आप सही खबर चलाइए। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी? जब भी कोई बात होती है लोग कहते हैं नहीं नहीं वो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। इस देश में एक ऐसी स्वतंत्र रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रेस काउंसिल के पास कोई दांत नहीं है। इस देश में दंगा कराया है अखबारों ने, ये चैनलों ने, इस बात की रिपोर्ट्स है प्रेस काउंसिल की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कैसे होगी? आप एक ऐसी अथॉरिटी बनाइए जो लाइसेंस दे।
अगर आपने गलत खबरें चलाई तो आप उसके पास ये अधिकार हो कि आपका लाइसेंस रद्द होना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार को नियंत्रण देने की बात कर रहा हूँ। मैं एक जिसमें बड़े ज्यूरिस्ट हों, मतलब ज्यूरिस्ट हों, बड़े न्यायाधीश, रिटायर्ड बड़े पत्रकार, जिनका कोई सीधा लेना देना नहीं है, उस तरह का एक स्वतंत्र नियामक संस्थान हो, तब शायद ये हो सकती है। लेकिन जो हालत है, मुझे नहीं लगता कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी कुछ बात हुई थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। लोकतंत्र में विचार की दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन जिस तरह की कॉरपोरेट मीडिया ने एक तरह से जनता के खिलाफ जल जंगल और ज़मीन की लूट के पक्ष में एक युद्ध छेड़ा हुआ है, तो उस युद्ध वाली स्थिति में हम सामान्य दौर की मीडिया की बात नहीं कर सकते। और मुझे लगता है देश की जनता को सतर्कता से और बहुत ही क्रिटिकली, आलोचनात्मक विवेक के साथ मीडिया को देखना चाहिए। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि मीडिया पर भी बात हो। मीडिया कोई होली काम नहीं है, लेकिन मीडिया भी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। लेकिन जिस तरह के सर्वे आते रहे हैं, जिस तरह से सर्वे गलत साबित होते रहे हैं, उससे एक सवाल तो उठता है कि जो वोटर है वो बहुत क्रिटिकल हों, बहुत बारीक नज़र रखें कि आपको क्या खबरें दिखाई जा रही है और क्या आपको कहने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। तो सर्वे देखिए ज़रूर आप, लेकिन जो चुनाव है उसमें आप बहने की कोशिश मत कीजिए। जो मुद्दा है आपका, चाहे वो रोजी रोटी का मुद्दा हो, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा हो, बेहतर देश बनाने का मुद्दा हो, उस पर नज़र रखिए। और सर्वे मीडिया भी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, लेकिन मीडिया की भी आलोचना होनी चाहिए, मीडिया लिटरेसी भी बढ़नी चाहिए लोगों की। नेशनल दस्तक की बस यही कोशिश है। और पंकज श्रीवास्तव से, जिन्होंने लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है और अब लगातार सोशल साइट्स के जरिए मीडिया पर बारीक नज़र रखते हैं। आप जब भी कोई मीडिया से जुड़ी खबर चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो इनकी बहुत ही मशहूर वेबसाइट है मीडिया विजिल, उस पर जाइए, आपको तमाम मीडिया से जुड़ी हुई खबरें मिलेंगी। और इसी शायद यही वजह थी कि मैं इनके पास आया था कि जो ओपिनियन पोल होता है उससे किस तरह लोग प्रभावित होते हैं। ओपिनियन पोल क्या किसी को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने लगातार मीडिया में काम किया है, मीडिया पर बारीक नज़र रखी है। और इस लिहाज से देखें तो मीडिया भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, वो निष्पक्ष हो, वो मीडिया और ज़्यादा बेहतर होता है समाज के लिए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।